नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को दूधिया मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान पुआल के चयन कर लेना होगा, इसका बिचाली को चयन कर लेना होगा, माध्यम को चयन कर लेना होगा। ये उसका ज़्यादा भिंगा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, सूखा हुआ होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 इंच साइज में काट लें। काटने के लिए भी जैसे हमारे यहाँ तो मशीन से काटी जाती है, लेकिन जैसे जिसके पास मशीन नहीं है तो हाथ वाला जो मशीन है उससे भी काट सकते हैं। काटने के बाद फिर हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, बीज संक्रमित कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के लिए भी 2 विधियां हैं। एक तो उबाल करके कर सकते हैं, या अगर मान लिया हम ज़्यादा बैग बना रहे हैं तो केमिकल रसायन विधि द्वारा हम लोग इसका स्लाइस करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% बाविस्टिन के घोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। ये पानी जो है ना, 100 लीटर पानी है, करीब 10 से 12 केजी चॉप्ड स्ट्रॉ जो कटा हुआ कुट्टी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना शाम में ही हम लोग करते हैं। छोड़ने के बाद फिर सवेरे पानी नितार करके उसको कोई पक्का पर्स हो, या कोई चूँकि पक्का पर्स नहीं है तो आजकल तो प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट बहुत जगह मिलती है, उसी में आप उसको ले करके उसमें पतली ताप में फैला करके सुखा दीजिए। चलाने के बाद बीच में आपको इसका टेस्ट कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा इसमें नमी बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी ले करके दबाइए। दबाने के बाद फिर आपको हथेली में आपको नमी का एहसास होने तक ये आपको सुखाना है। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। और जहाँ पर आप बिजाई करेंगे उस स्थान को भी आप साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे पक्का पर्स में आप साफ सुथरा कर रहे हैं या पॉलीथीन में ही आप स्पोनिंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस स्थान को भी आपको साफ कर लीजिए। तो चूँकि पीपीपी बैग अलग अलग साइज़ का आकार का रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 60 × 40 सेंटीमीटर साइज़ का आकार का हम लोग पीपीपी बैग हम लोग यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो इससे छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो हम लोग मीडियम साइज़ का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ मुट्ठी लेकर के इसमें स्पून लेकर के इसमें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो स्लाइस कुट्टी है उसको भरते जाते हैं। भरने के बाद फिर मैं आपको 5-6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग भर दिए। भरने के बाद फिर हल्का हल्का दबाना है और किनारे थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद एक मुट्ठी लेकर के किनारे उसी गड्ढा में गिराते जाते हैं। उसके बाद बीच में भी थोड़ी सी स्पून हम लोग बिखेर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भर देते हैं कुट्टी को। इस तरह से आपका 5-6 लेयर बन जाता है। लास्ट लेयर में पूरी सतह में मशरूम को हमने स्पून को बिखेर देते हैं और एक मुट्ठी कुट्टी लेकर के इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको बंद करने का ये तरीका है, दोनों हाथों से समेटते हुए मुंह को खुला रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ताकि एयर निकल जाए, यानी कि हवा जो भी अंदर है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने बंद कर दिए। ऊपर से टाइट से बांध दीजिए, रबर बैंड से बांध देने के बाद फिर आपका अब तो दोनों तरफ ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी बंद होगा। हम ऐसे रखेंगे तो फिर आपका सब फंगस वगैरह सब मर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर एरेशन करने के लिए हवा आने जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छेदा कर देते हैं। लकड़ी का नुकीला भाग लेकर के उससे हम छेद कर देते हैं। ऊपर और साइड में 15-20 जगह छेदा कर देते हैं। और चूँकि जैसे 18 से 20 दिन में माइसिलियम पूरी तरह से इसमें फैल जाता है, चिपक जाएगा। 18 से 20 दिन में माइसिलियम कंप्लीट हो जाएगा पूरी कुट्टी में। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाली यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं।
ये आपको केसिंग मिश्रण तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आप इसको जो आपका कटा हुआ है बैग, उसके ऊपर उसको समतल करके, थोड़ा सा क्रॉच करके उसको समतल करके इसके ऊपर केसिंग मिश्रण को हम लोग केसिंग मिश्रण का परत जो है ना इसको बिछा देते हैं। इसका भी कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई तक होनी चाहिए। समान रूप से हम लोग इसको बिछा देते हैं, क्योंकि उस दिन तो फिर हम लोग दूसरे दिन से हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके जैसे हमने ये रख दिए, ये उसके रखने के बाद फिर केसिंग मिश्रण डालने के बाद फिर आपको प्रोडक्शन हॉल में रखना है, जहाँ पर पानी का छिड़काव होता है, पानी का फुहारा दिया जाता है। इस तरह से हमने रखने के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल में हम लोग रख देते हैं। प्रोडक्शन हॉल में भी आपका बांस का रैक भी रख सकते हैं, या आपका हैंगिंग सिस्टम या टांग सकते हैं, या रैक में रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अपनी सुविधानुसार रैक, बांस का रैक भी बना सकते हैं, जो कम कीमत पर, कम लागत पर आपको ये होगी। और तोड़ने का भी ये पर्पस, तोड़ने का भी एक तरीका है, जैसे उसको पकड़ा करके थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए, घुमाने के बाद उसको पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद जहाँ से निकला वहाँ फिर केसिंग सोल से उसको ढक दीजिए, उसको बिछा दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसको हम इसका जो भी स्ट्रॉ लगा हुआ है नीचे बॉटम में, उसको छांट करके फिर आप इसको बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी है आज का डेट में। मशरूम कोई आज नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उत्पादन कर ही रहे हैं। और जैसे एक बैग से करीब 1 से 1.5 kg मशरूम उत्पादन होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में कोसी क्षेत्र के अधिकतर नर किसान जूट यानी पाट की खेती करते हैं और अभी बहुत से किसान इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं। तो अच्छा लाभ लेने के लिए किसान जूट की बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं राइस अनुसंधान केंद्र झंझारपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, सबसे पहले आप जान लें कि जूट की खेती हमारे बिहार में खास करके कई जिला है जहां पर जूट की अच्छी खेती होती है और उससे हमारे किसान काफ़ी आमदनी, इनकम उससे ले रहे हैं। तो किसान भाई, इसके लिए आप जान लें किसान भाई कि लाइट सैंडिलोम से लेके सैंडिलोम भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें कैल्केरियस की मात्रा नहीं के बराबर हो। वो भूमि इसके लिए काफ़ी पाट और जूट के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है किसान भाई। और इसका सोइंग टाइम जो है किसान भाई, आप जान लें कि फरवरी के अंतिम फरवरी से लेके ये मई तक, लास्ट मई तक इसको लगाया जाता है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। और आइए अब बात करते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की, जो कि इस प्रकार से है। और इसमें 2 तरह के जो जूट होते हैं, जिसको पाट भी कहते हैं, उसमें एक ओलिटोरियस होता है, एक कैप्सुलरीज होती है। तो किसान भाई जान लें कि ओलिटोरियस जो होता है उसको सोना तोता या मीठा या मनुयासी जूट कहते हैं, पाट कहते हैं, जिसका प्रभेद
कुछ खास हैं जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है, उसमें JRO 524 है, JRO 632 है, JRO 878 है किसान भाई, और JRO 66 और एक और प्रभेद है जो कि S19 है। ये किसी प्रभेद का आप किसान भाई चयन करके आप लगाएंगे। उसी तरह किसान भाई कैप्सुलरिस जो एक वैरायटी है जिसको सादा तीता या जलयासी पाट कहते हैं, कुछ इम्प्रूव्ड जो उन्नत किस्म है वो JRC 212, JRC 321, JRC 74, 47 है। ये किसी भी प्रभेद का किसान भाई आप सिलेक्शन करके आप इसके खेती कर सकते हैं और इसमें किसान भाई अच्छी तरह से जुताई खेत का प्रिपरेशन करेंगे। कम लागत में कीट और रोगों का नियंत्रण करने के लिए उपाय है बुवाई के पूर्व बीजों का उपचार। उन्नत प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद बीज उपचार जरूर करें। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और इसके लिए जरूरी है कि वह मिट्टी की जांच कराकर पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। और प्रिपरेशन करके उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, पहली जुताई, दूसरी और अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय आप खाद का प्रयोग करेंगे। 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास की आवश्यकता होती है और इसको खेत में अच्छी तरह से बराबर मात्रा में भुरकाव करके और इसका बुआई आप कर देंगे। किसान भाई एक और जानने की जरूरत है किसान भाई, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खास करके देखते हैं कि जब बुआई का समय होता है तो उसका सीड रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो किसान भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब ओलिटोरियस वेराइटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का आपको जरूरत होती है, इसी हिसाब से आप लगाएंगे। जब कैप्सुलरिस की वेराइटी का प्रयोग करते हैं किसान भाई तो 7.5 kg प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बुआई कर देने के बाद किसान भाई आप देखेंगे कि जब ये इसका उत्पादन होगा, जिसका वो रेशा के लिए उत्पादन करते हैं तो वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लालगंज, जिला बक्सर के राजेंद्र लाल ने। आपने अजोला की यूनिट लगाने पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है, अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है, इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छांव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं। और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें, या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं, जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले पानी से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है। और पशु के साथ साथ, मतलब दुधारू पशु के साथ साथ इसे मुर्गी को भी खिलाई जा सकती है, बकरी को भी खिलाई जा सकती है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल भी बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है, लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके और हमारे पशु स्वस्थ रहे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।